हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड क्रॉसओवर वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है और क्रॉसओवर वैल्यू क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको करा रही हूँ। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट में बेटा आरएफ वैल्यू भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं क्रॉस ओवर वैल्यू, दैट इज COV। इसका निकालने का तरीका क्या होता है, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हो तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आपको जो दिए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल प्रोजेनी से, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से हम निकालते हैं आपकी क्रॉसओवर वैल्यू या हम कहते हैं आरएफ वैल्यू। जैसे मैं कह दूँ कि हमारे पास 100 प्रोजेनी है और 100 में से 20 हमारे पास रिकॉम्बिनेंट है और 80 प्रोजेनी हमारे पास पेरेंटल है। ठीक है, परसेंट में अगर दिया है तो वो ऑलरेडी आरएफ वैल्यू होगी, उसको आप सीधा पुट कर दोगे। लेकिन अगर परसेंट में नहीं दिया है तो नंबर में दिया है तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं हमारे पास 20, तो 20 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आरएफ वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, ये परसेंट में आती है। और एक चीज ध्यान रखना, आरएफ वैल्यू को अगर हम बात करें तो 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको उससे हम क्या निकालते हैं बेटा। मॉर्गन का एक स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टर्टेवेंट, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। मॉर्गन का ही एक स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टर्टेवेंट। मॉर्गन ने लिंकेज को, सेक्स लिंकेज को डिस्क्राइब किया है ड्रोसोफिला के अंदर। तो उसके स्टूडेंट ने इससे आगे का काम किया, क्या, उसने आरएफ वैल्यू को यूज करके, किसको यूज करके, आरएफ वैल्यू को यूज करके डिस्टेंस बिटवीन जीन बताया। हालांकि उस टाइम में टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी। बेटा मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपका जो डीएनए होता है, इस डीएनए पे ही जीन लोकेटेड होते हैं, जीन्स आर लोकेटेड। ठीक है, हालांकि इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन डीएनए पे ही क्या लोकेटेड होते हैं, जीन्स लोकेटेड होते हैं। अब आपको पता है डीएनए किससे बना है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हमारा, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। तो अगर 2 जीन का बीच का डिस्टेंस हमें न्यूक्लियोटाइड्स में पता हो तो वो तो हो गया एक्चुअल डिस्टेंस। अभी तक क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, तो इसने डिस्टेंस बिटवीन जीन न्यूक्लियोटाइड्स के लिए कंसर्न में नहीं बताया, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में डिस्टेंस नहीं बता रहे, वो तो डिस्टेंस बिटवीन जीन किससे निकाल रहे हैं, आरएफ वैल्यू से। कैसे, इसने क्या जनरलाइजेशन दिया कि अगर आरएफ वैल्यू हमारी 1% आ रही है, क्या आ रही है 1%, तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन जीन होगा 1 मैप यूनिट या फिर 1 सेंटीमॉर्गन। क्या होगा, 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन को हम शॉर्ट में CMB लिखते हैं। ठीक है, 1 मैप यूनिट, मैप यूनिट डिस्टेंस की यूनिट किस में यूज करेंगे, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक्स। दैट मीन्स अगर आपका ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है और उसके जीन्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है तो वहाँ पर तो हम यूनिट यूज़ करेंगे, मैप यूनिट। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक जेनेटिक्स के केस में हम डिस्टेंस बिटवीन जीन निकालेंगे, किसके केस में, सेंटीमॉर्गन के केस में। ठीक है, कि अगर 1% आरएफ वैल्यू है तो प्रोकैरियोट में तो हम बोलेंगे कि उन जीन के बीच में 1 मैप यूनिट डिस्टेंस है, और यूकैरियोट में हम बोलेंगे कि उनके बीच में 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है,
फिर इसने कहा कि 2% RF होगा तो 2 मैप यूनिट या 2 सेंटीमॉर्गन, 5% होगा तो 5 मैप यूनिट या 5 सेंटीमॉर्गन। इसी तरीके से जब 10% RF वैल्यू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि या तो 10 मैप यूनिट या 10 सेंटीमॉर्गन यूज करेंगे, या फिर उसने नाम दिया 1 डेसीमॉर्गन, कि हम 10 ना लिख के हम सीधा क्या लिख सकते हैं उसको 1 डेसी मीन्स 10, ठीक है। तो 1 अगर 10 मैप यूनिट डिस्टेंस है या 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो उसके लिए यूनिट क्या करेंगे 1 डेसीमॉर्गन यूज किया। और अगर 100% RF वैल्यू है, कितनी RF वैल्यू है 100% RF वैल्यू है तो यूज करेंगे मॉर्गन। लेकिन नेचुरली RF वैल्यू कभी भी 100% नहीं हो सकती है, ये आपने भी पढ़ा है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट्स का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 50%। तो इसका मतलब RF नेवर एक्सीड्स 50%। RF वैल्यू कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होती है, तो दैट मीन्स 1 मॉर्गन डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो RF वैल्यू कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और 50% भी कब होता है बेटा, जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, RF और या इसी को हम क्रॉस ओवर वैल्यू या क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन जीन के। कैसे, जैसे हमने कहा 1% RF है तो डिस्टेंस कितना था 1 मैप यूनिट, 10% हो गया तो 1 डेसीमॉर्गन, 100% हो गया तो मॉर्गन, जबकि 100% तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे RF वैल्यू बढ़ती है वैसे जैसे जैसे RF वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस बिटवीन जीन भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जितने ज़्यादा आपका रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर आता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपके बीच में डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो अब उसने एक वर्ड यूज़ किया, इससे RF वैल्यू से उसने आगे जाकर के जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप बनाया। बेटा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, एक और मैप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में फिजिकल मैप। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहीं पे। यहाँ पर जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप क्या होता है, पहले तो ये देखो, तो ये क्या होता है, इट इज linear graphic representation of the sequence of the genes present over a chromosome and the relative distance between them मतलब कहना क्या चाह रहा है कि लिंकेज मैप क्या है या जेनेटिक मैप क्या है। इसको लिंकेज मैप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितना लिंकेज होगा उससे हमें पता होगा कि उसके अंदर पेरेंटल कितने बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे, और उससे हम निकालेंगे RF वैल्यू। और RF वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो उससे हम ये मैप बना रहे हैं, तो इसलिए इसको लिंकेज मैप भी बोला जाता है। ये क्या कह रहे हैं, इसमें हम क्या बताएंगे, एक तो जीन की पोजीशन, ठीक है, दूसरा जीन के बीच का डिस्टेंस, कि जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है। जैसे इसको हम कह दें A जीन, B जीन, C, D, E और F, तो वो हमें बताएगा A और B जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, A और C के बीच का कितना है, B और D के बीच का कितना है, C और F के जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, और उनकी एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट क्या है। जैसे हमने कहा A के बाद B आएगा, B के बाद C, तो उनकी सीक्वेंस बता रहा है, उनकी लोकेशन बता रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस बता रहा है। लेकिन बेटा यहाँ ध्यान रहे आपको, यहाँ पर जो हम डिस्टेंस बता रहे हैं वो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से।
वो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है उनके बीच में, इट इज नॉट एग्जैक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर हम डिस्टेंस किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, RF वैल्यू से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जीन किसके ऊपर लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम पे, और क्रोमोसोम के अंदर आपका DNA होता है, उसी की कंडेंस फॉर्म होती है। तो जीन के बीच का डिस्टेंस हमें बताना चाहिए था न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ऐसी ही ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अगर बनाई जाए, लेकिन जीन के बीच का डिस्टेंस RF वैल्यू की बजाय, मतलब मॉर्गन सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट की बजाय, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर के बताया गया है कि इन जीन के बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में डिस्टेंस को बताया जाए, तो उससे जो मैप बनाया जाता है वो तो है फिजिकल मैप। और अगर हम RF वैल्यू से डिस्टेंस बिटवीन जीन और उनकी सीक्वेंस बता रहे हैं तो वो कहलाता है जेनेटिक मैप। ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक जब मॉर्गन के स्टूडेंट ने डिस्टेंस बिटवीन जीन बताया तो उसी के बाद उसी ने जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप भी बनाया, लेकिन उस टाइम पर भी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आई थी कि हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऑब्जर्व कर पाते या उनको काउंट कर पाते। वो बाद में आई है, तो बहुत बाद में हमने फिजिकल मैप बनाए। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर भी हम हालांकि बता तो क्या रहे हैं, जीन की लोकेशन, जीन की सीक्वेंस और उनकी अरेंजमेंट, उनके बीच का डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर बीच का डिस्टेंस हम बता रहे हैं RF वैल्यू को निकाल करके। RF वैल्यू में डिस्टेंस हमने बता दिया, या तो 1% RF होता है तो 1 सेंटीमॉर्गन या 1 मैप यूनिट डिस्टेंस होता है। तो उसमें अगर डिस्टेंस बताया जाए तो होता है जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप। लेकिन अगर जीन के बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियोटाइड्स में बता दें तो वो है फिजिकल मैप। ये बहुत बाद में बनाए गए थे, उस टाइम टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद एक चीज़ देखना, जो पहला लिंकेज मैप बनाया गया था, फिजिकल मैप की डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम फिजिकल मैप को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो पहला लिंकेज मैप बनाया गया था वो किसका बनाया गया था, ड्रोसोफिला के 4th क्रोमोसोम का। ये चीज़ ध्यान रखना, ड्रोसोफिला के अंदर जो इसका 4th क्रोमोसोम का पेयर है उसका लिंकेज मैप बनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के 4th क्रोमोसोम का लिंकेज मैप बनाया गया, और ये मैप फर्स्ट टाइम किसने बनाया था, स्टर्टेवेंट ने। और स्टर्टेवेंट कौन था, मॉर्गन का ही एक स्टूडेंट था, ठीक है। इसके बाद स्टर्टेवेंट ने क्या कहा, इसके बाद स्टर्टेवेंट ने क्या कहा बेटा, कि डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन should be additive। कि डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा। कब, अगर हम जीन्स को लीनियरली अरेंज्ड दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा यहाँ पे है A जीन, यहाँ है B जीन और यहाँ है C जीन। तो अगर मैं कह रही हूँ A और B जीन के बीच का डिस्टेंस है 2 मैप यूनिट, और B और C के बीच का डिस्टेंस है 3 मैप यूनिट। कितना है, 3 मैप यूनिट। तो जायज़ सी बात है A और C के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 5 मैप यूनिट। तो एडिटिव है। अगर जीन्स लीनियरली अरेंज्ड है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या शो करेगा, एडिटिव इफेक्ट शो करेगा, दैट मीन्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये चीज़ सबके केस में ट्रू नहीं होती है, जब किन्हीं जीन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज है तो उनके केस में दे डू नॉट ऐड परफेक्टली, वो परफेक्टली ऐड नहीं होते हैं। क्यों परफेक्टली ऐड नहीं होते हैं, दे डू नॉट ऐड परफेक्टली, क्यों ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के केस में कई बार डबल क्रॉसओवर हो जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया है,
एक सिंगल क्रॉसओवर हमने बताया था, एक ही पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, लेकिन नेचर में अगर हम देखें तो कई जगह पे डबल क्रॉसओवर भी हो जाती है, मतलब सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में 2 बार क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, 2 जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन जीन जो होता है वो परफेक्टली ऐड नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस है 17 मैप यूनिट, ठीक है, और सी और बी के बीच का डिस्टेंस है 23 मैप यूनिट, तो ज़रूरी नहीं है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको 40 मैप यूनिट मिले। हो सकता है वो 38.6 मिल जाए, 37.8 मिल जाए, मतलब परफेक्टली ऐड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अप्रॉक्सीमेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अप्रॉक्सीमेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये से ध्यान रखना। अब मैं जेनेटिक मैप पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ध्यान से इसको देखना कि कैसे आपको जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप बनाना है, किस तरीके से आपको आरएफ वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इन ए टिपिकल क्रॉस बिटवीन ए डोमिनेंट एंड रिसेसिव पेरेंट, हम एक टिपिकल क्रॉस कर रहे हैं एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव पेरेंट के बीच में। तो उसके केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे 750 तो पेरेंटल प्रोजेनी है, तो यहाँ पर नोट कर लो पेरेंटल प्रोजेनी कितनी है, 750, ठीक है। और आउट ऑफ 1000 दैट मीन्स टोटल कितनी है, टोटल प्रोजेनी 1000, और हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन जीन एफ एंड क्यू, एफ एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस बताना है। अब हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, आरएफ वैल्यू चाहिए। और आरएफ वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर डिवाइड बाई टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाई 100, लेकिन हमें दिया क्या है, पेरेंटल प्रोजेनी। तो अगर 1000 में से 750 पेरेंटल आ रही हैं तो हम निकाल लेंगे रिकॉम्बिनेंट्स कितने आएंगे, 250। तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स आ गए कितने, 250। तो आरएफ वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 250, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइड बाई टोटल प्रोजेनी दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो कितना आया आपका बेटा, 25। अब आगे क्या लिखें, मैप यूनिट लिखें या सेंटीमॉर्गन लिखें। अगर मेंशन्ड होता है कि प्रोकैरियोटिक है तो 25 के आगे मैप यूनिट लिख देते, और अगर यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल दिए हैं तो क्या लिख देते, 25 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी है, आप दिखा सकते हो। तो ये हो गया बेटा आरएफ वैल्यू निकालने का तरीका। या फिर कैसे आता है, ये तो दे दिया बेटा सीधा का सीधा आपका क्या, नंबर ऑफ पेरेंटल। कई बार सीधा आरएफ दे देते हैं, तो आरएफ दे देते हैं तो हमें सीधा उसको डिस्टेंस कॉरिलेट करना होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधा आरएफ वैल्यू दे दिया, अब आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या परसेंट में दे दें रिकॉम्बिनेंट, जैसे मैं कह दूँ 10% रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10% मतलब आउट ऑफ 100 10% आ रहे हैं, तो इसका मतलब 10/100 इंटू 100, तो सीधा क्या निकाल लेंगे, 10। दैट मीन्स अगर परसेंट में दिया है तो वो सीधा आरएफ वैल्यू दी है, या फिर आपको दिया होगा आरएफ वैल्यू के नाम से ही, या फिर नंबर ऑफ पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट दिए होंगे तो उनसे आप नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है कि येलो बॉडी और वाइट आई 2 जीन है, वाई और डब्ल्यू, इनकी जो आरएफ वैल्यू आई वो आई 1.5%। इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.5 आपका मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन जो भी दिया हो, ठीक है। वाइट आई और मिनिएचर विंग्स में कितना आ गया, 34.5%। दैट मीन्स डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है। और येलो बॉडी और मिनिएचर विंग्स में दिया हुआ है, वाई और एम में दिया हुआ है आपका 36%। तो जेनेटिक मैप बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर लो। सबसे बड़ा क्या है हमारा, 36%। दैट मीन्स वाई जीन और एम जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर हमने एम दिखा दिया, यहाँ पे क्या दिखा दिया, वाई दिखा दिया। इसके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, 36 मैप यूनिट आपका डिस्टेंस है,
कितना डिस्टेंस है बेटा, 36 सेंटीमॉर्गन हम ले लेते हैं क्योंकि ड्रोसोफिला के एग्जाम्पल है, तो 36 सेंटीमॉर्गन यूनिट है, ठीक है। अब देखो इससे कम वाला, अब एक चीज़ देखो, y इधर है और m इधर है क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। अब कह रहे w और m के बीच में डिस्टेंस क्या है 34.5 और y और w के बीच में क्या है 1.5। अब एक चीज़ सोच के देखो कि m तो इधर है तो w किधर हो सकता है, या तो इधर या इधर। लेकिन सेकंड केस देखो, येलो बॉडी और वाइट आई, y और w के बीच में डिस्टेंस कितना है 1.5। अगर हम y के भी इधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन अगर हम w को इधर रिप्रेजेंट करें तो m से इसका डिस्टेंस कम से कम 36 सेंटीमॉर्गन से तो ज़्यादा आएगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब जो आपका w है वो किसके बीच में आएगा, y और m के बीच में। दैट मीन्स y और w के बीच का डिस्टेंस तो क्या है आपका 1.5 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और w और m के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 34.5 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो ये हमारा लिंकेज मैप बन गया। हमने लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बता दी है जीन की और साथ में इनको लोकेट भी कर दिया है और इनके बीच का डिस्टेंस भी बता दिया है। तो जैसे बेटा आपने 9th और 10th की क्लास में पढ़ा होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस इतना है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस इतना है, मैथ में पढ़ा होगा ना ये सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से ये वाली चीज़ें भी हैं कि उनको हमें अरेंज करना है कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, तो वही अरेंजमेंट यहाँ पर भी होती है। तो ये जो लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी जीन की, जो उसकी लोकेशन और उनकी सीक्वेंस और उनके बीच का डिस्टेंस बताएगा, वो भी मैप यूनिट में या सेंटीमॉर्गन में, वो मैप कहलाता है आपका लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप, ठीक है बेटा। अब हम लेते हैं आगे का कि जेनेटिक मैप की सिग्निफिकेंस क्या है। जेनेटिक मैप स्टर्टेवेंट ने बनाए तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, पहले हमारे पास है जेनेटिक मैप, ठीक है, और कई बहुत बाद में जाकर के हमने क्या बनाए, लिंकेज मैप। अब मैंने आपको बताया लिंकेज मैप में क्या होता है, लिंकेज मैप में हम डिस्टेंस बताते हैं किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। अब क्योंकि जीन के बीच का डिस्टेंस हम बता रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, तो दैट मीन्स हमें जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस भी पता होगी कि पहले न्यूक्लियोटाइड कौन सा आ रहा है, फिर न्यूक्लियोटाइड कौन सा आ रहा है। जैसे मैं लिखूं ATGC TCGA, अगर मैं ऐसी सीक्वेंस बता रही हूँ, जैसे हमने कहा है कि नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर के आपका डीएनए बना होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसाइन। तो अगर मैं इनकी सीक्वेंस बता रही हूँ तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए मतलब डीएनए की सीक्वेंस बतानी है कि उसमें, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट तो कॉमन है, वेरिएशन किस में आ रहा है, नाइट्रोजिनस बेस में। तो कौन सा नाइट्रोजिनस बेस पहले आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, इनकी जो पूरी की पूरी सीक्वेंस हमें बतानी है वो कहलाता है सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। और सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए का कॉन्सेप्ट जब आ गया उसके बाद ही आपके क्या आए, लिंकेज मैप आए, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर हमें ये सीक्वेंस, एक आपका नाइट्रोजिनस बेस और शुगर और फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, दैट मीन्स हमें उसके न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पता चल गई। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हम लिंकेज मैप नहीं बना सकते। तो हमें सीक्वेंसिंग करनी चाहिए डीएनए की। इसका आइडिया हमारे पास कब आया, जब हमने जेनेटिक मैप बनाए। तो जेनेटिक मैप एक स्टार्टिंग पॉइंट का काम करता है, किसका, कि ये आइडिया हमारे दिमाग में आया कि हमने डिस्टेंस बिटवीन जीन निकाला आरएफ वैल्यू के केस में, किसकी हेल्प से, आरएफ वैल्यू। तो क्यों ना हम, जब आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है तो क्यों ना हम उनके बीच का डिस्टेंस निकालें न्यूक्लियोटाइड में। तो उसके लिए हमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो इस सीक्वेंसिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट का काम किसने किया, जेनेटिक मैप ने। अगर जेनेटिक मैप नहीं बनाते तो ये आइडिया हमारे दिमाग में आता ही नहीं कि हमें जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। और अगर हम जीनोम की सीक्वेंसिंग नहीं करते तो हम लिंकेज मैप भी नहीं बना पाते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, इसी में ही, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। अब हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं लिंकेज क्या होता है, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन। अगर जीन लिंक्ड है तो उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, दैट मीन्स पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं। और क्रॉसिंग ओवर इसका अपोजिट है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन, रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट के बीच में, ठीक है। इसका मतलब अगर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा है तो लिंकेज कम हो जाएगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर आता है डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, अगर जीन के बीच का डिस्टेंस लेस है, कम है, तो कम होगा तो लेस चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे तो लिंकेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर भी कम है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन जीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉसिंग ओवर के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लिंकेज के। कैसे, अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन कम है तो लिंकेज ज़्यादा है। सिमिलरली देख लो, अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा है, दो जीन है जिनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मोर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना क्रॉसिंग ओवर का चांस ज़्यादा होगा उतना रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट्स के चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर आता है एज। एज भी अफेक्ट करती है। कैसे, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, तो एज के साथ साथ आरएफ वैल्यू बढ़ती है। क्या बढ़ती है, आरएफ वैल्यू। जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया फीमेल ड्रोसोफिला में, फीमेल ड्रोसोफिला में हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे फीमेल ड्रोसोफिला की एज बढ़ रही है आरएफ वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब लिंकेज के चांसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आता है, टेम्परेचर में क्या आता है, ड्रास्टिक चेंज आता है, तो ड्रास्टिक चेंज की वजह से आरएफ वैल्यू बढ़ जाती है, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। और आरएफ वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ रहे हैं, और लिंकेज क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट आता है सेक्स। सेक्स का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा पेरेंट्स हेट्रोगैमेटिक है, हेट्रोगैमेटिक मतलब डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बना रहे हैं, जैसा कि मेल ड्रोसोफिला में। कैसे, मेल ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है बेटा, एक तो वो एक्स क्रोमोसोम कैरिंग गैमीट बनाता है, एक वाई क्रोमोसोम कैरिंग, तो दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बना रहे हैं। अब क्योंकि वो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ड्रोसोफिला के केस में लिंकेज क्या होती है, कंप्लीट लिंकेज होती है, हमने बताया था, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हेट्रोगैमेटिक अगर पेरेंट होता है तो आरएफ वैल्यू कम हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, कम, क्रॉसिंग ओवर के चांस क्या हो जाते हैं, कम, तो इसलिए लिंकेज बढ़ जाती है। तो ये कंप्लीट लिंकेज शो करता है। और अगर पेरेंट आपका होमोगैमेटिक है, दैट मीन्स दोनों गैमिट सेम बना रहे हैं, जैसे कि फीमेल ड्रोसोफिला में, क्योंकि फीमेल ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम में दो एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम में ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम आता है दोनों गैमेट्स में, तो सेम टाइप के गैमेट बनाता है। तो ये क्या करता है, आरएफ वैल्यू को बढ़ाता है। जैसा कि हमने ऑब्जर्व भी किया कि मेल ड्रोसोफिला तो कंप्लीट लिंकेज शो करता है, लेकिन फीमेल ड्रोसोफिला इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहा है, दैट मीन्स लिंकेज क्या होगी, कम होगी। लिंकेज कम क्यों होगी, क्योंकि आरएफ की वैल्यू बढ़ गई। नेक्स्ट फैक्टर देखो, रेडिएशन। तो आपको पता है अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म पे एक्स रेज, गामा रेज या यूवी रेज डालते हैं बेटा, तो उनकी आरएफ वैल्यू बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि ये रेज क्या कराती हैं, म्यूटेशन कराती हैं, और म्यूटेशन होती है तो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसी तरीके से ये रेडिएशन क्या भी कॉज कराती है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस को बढ़ाती है। नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस। मतलब इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम ने
वन क्रॉसिंग ओवर कर ली है, एक क्रॉस ओवर बना लिया है, तो दूसरे क्रॉस ओवर के चांसेस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे हमने बात की थी डबल क्रॉस ओवर, तो अगर एक क्रोमोसोम एक सिंगल क्रॉसिंग कर चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये क्रोमेटिड ने तो इसके साथ क्रॉसिंग ओवर कर ली, और ये वाला जो क्रोमेटिड है इसने इस वाले के साथ क्रॉसिंग ओवर कर ली। ये देखो, ये आपका एक क्रोमोसोम था, इसने तो इस क्रोमेटिड के साथ कर ली और इसने इस क्रोमेटिड के साथ, तो दो जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई। एक तो हमारा यहाँ पे काइज़्मा बना और एक यहाँ पे काइज़्मा। तो जब इस क्रोमोसोम ने एक काइज़्मा बना लिया, तो उसके बाद जो सेकंड काइज़्मा बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो भी आरएफ वैल्यू या लिंकेज को अफेक्ट करता है। तो ये थे बेटा आज के हमारे फैक्टर। क्योंकि टाइम अप हो गया है तो आगे मैं डिस्कस नहीं करूँगी, एक बार आपका डाउट ले लेती हूँ मैं।